गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, लास्ट क्लास मेरा चला था कहाँ तक, परमाणु का संरचना तक। उसमें मैंने आपको कुछ इस तरह से बता रखा था ना। एक बार फिर से मैं क्लास का ओवरव्यू ले लेता हूँ। मैं प्रत्येक बार बोल रहा हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैंने दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, लगभग 50 तत्व दिए हुए हैं। उसको क्या करना है, कंठस्थ याद करना है, उसको नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। जिसको छोड़ दिया तो केमिस्ट्री हार्ड हो जाएगा, यदि उसको रट लिया तो केमिस्ट्री हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू से एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, पदार्थ में क्या बताया था, 3 भाग में, तत्व, यौगिक, उसके बाद मिश्रण, यही था ना। तत्व का छोटा कण सबसे सूक्ष्मतम और लास्ट कण क्या कहलाता है, परमाणु। ध्यान रखना इस चीज को, इस कहानी को याद रखना है। परमाणु को बांटे थे तो कितने, इसमें कितना कण निकला था, 3 कण। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक है। इतना तो ध्यान में होगा। फिर कहाँ तक हो गया, इलेक्ट्रॉन के विषय में बता दिया मैंने, प्रोटॉन के विषय में बता दिया, न्यूट्रॉन के विषय में बताया। फिर उसके बाद परमाणु का मैंने क्या बताया था, संरचना, जो पिछली क्लास में खत्म हुई थी, शायद याद हो तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विषय में क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है ना, माइनस वाला। प्रोटॉन पे प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। मैं आवेश भी बता रखा हूँ आप लोग को। आवेश क्या होता है, आवेश क्या, किसी पदार्थ के ऊपर एक गुण है जो क्या बताता है, किसी पदार्थ को के बीच आकर्षण पैदा करेगा या फिर विकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है, चिपकना, विकर्षण का मतलब अलग करना, ठीक है। ओवरव्यू समाप्त हुई। अब चलते हैं आगे, क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। संरचना में क्या बताया था, संरचना में यहाँ पर नाभिक में कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कहाँ पे, नाभिक में। किसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, याद रखना है। उसके बाद फिर कक्षा में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक कक्षा की एक कैपेसिटी होती है, उस कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहली कक्षा कितनी कैपेसिटी है, 2, दूसरे का 8। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, 2n²। इसका PDF नोट्स में आपके टेलीग्राम चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा हूँ। आपका टेलीग्राम चैनल पे कैसे सर्च करेंगे, आप ऊपर टेलीग्राम चैनल अपना खोलिएगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन को, उसमें लिखना है SONACLASSES, बिना स्पेस दिए, कहीं स्पेस नहीं देना है, @ देना। ये वाला ए होता है ना, घुमावदार है, उसको बोलते हैं @ सोना, SONACLASSES। इतना लिखने के बाद मेरा चैनल आ जाएगा, तो उसमें PDF होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं आज। हाँ, तो मैं आपको क्या बताया था, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना। तो इसलिए हम, न्यूट्रॉन पे क्या रहता है, आवेशहीन होता है। इसलिए हम बीच में क्या करते हैं, जब भी इसका परमाणु संरचना बनाना होता है तो बीच में सिर्फ प्लस दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, बीच में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन तो है ही, प्लस से पता चलता है, और साथ साथ न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। उतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए, पदार्थ का आपका एक साइड का जो था, क्या क्या था, देखिए। तत्व हो गया कंप्लीट, परमाणु हो गया कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट, प्रोटॉन भी मोटे तौर पे बता दिया, न्यूट्रॉन भी बता दिया, क्या चीज़ है ये। अब क्या बच रहा था अपना, यौगिक। बोले थे ना, एक एक करके लेके चलेंगे। ये मैं अपने अनुसार, कहानी के अनुसार बना के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अभी इसको फिर से मैं बताऊंगा, बुक पे जाऊंगा ना, मैं एक बुक रेफर करूंगा, उस बुक के अनुसार मैं पढ़ाते हुए आगे चलूंगा, फिर शुरू से डिटेल वाइज। ये बस आपको केमिस्ट्री समझना है, केमिस्ट्री होता क्या है। जबकि आप बुक पे जाओगे ना, तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमको, यौगिक। यौगिक के बाद मिश्रण। तो पहले हम यौगिक और मिश्रण का, पहले थोड़ा यौगिक को देख लेते हैं, फिर मिश्रण को। ये दोनों को देखने के बाद कुछ और ऐसी चीज़ें हैं
जो कि मैं अपनी तरफ से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ये आपको कहीं बुक से कहीं आपको ऐसे सीरियल वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको पढ़ाने के बाद में आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाए या फिर इसी क्लास में ख़त्म हो जाए। जब भी ख़त्म होगा फिर मैं बुक के अनुसार चलूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यौगिक, क्या चीज़? यौगिक। अच्छा बताइए किसको किसको याद है इसमें? तत्व क्या होता है? क्या बताया था मैं? तत्व क्या होता है? तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ से मिलकर बना हुआ नहीं होता है, वो अकेला ही होता है। जो भी होता है उसमें जो भी पदार्थ बनावट होती है उसकी, उसमें वही पदार्थ एक ही कण होता है, एक ही कण से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तत्व। अब क्या पढ़ना है? यौगिक। यौगिक क्या है? अब खुद ही सोच सकते हो, जब वो शुद्ध पदार्थ है तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा पदार्थ है? देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। ये सारा मैं आपको टेलीग्राम नोट्स पे भी दे रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है यौगिक में, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे? उसे यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक तत्व कहने का मतलब क्या हुआ, समझना है। पहला तत्व हम कितना तत्व लेंगे? दो लेंगे या दो से अधिक लेंगे। जैसे तत्व कितना था? 118 था। उदाहरण में देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं जल का। जल जो बन होता है, जल समझते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पानी, ठीक है। जल जो बना होता है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना होता है। जल जो होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व से मिलकर बना होता है। यौगिक को बिल्कुल ही, ये सब सारी आपकी बेसिक बातें हैं, इनको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझना है। बिल्कुल थोड़ा सा भी लापरवाह नहीं, ध्यान कहाँ रखना है? मैं जहाँ बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। देखिए, जल कौन तो पदार्थ किस दो तत्वों से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, तत्व है। मान के चलिए कोई भी पदार्थ होगा, 118 तत्व है ना, शायद आपको बता दूं मैं, ध्यान रखना है। 118 तत्व में कौन कौन सा था? हाइड्रोजन था, आपको तो अब याद ही हो गए हैं, आप तो मास्टर बन गए तत्व का, ठीक है ना। हाइड्रोजन था, हीलियम था, नाइट्रोजन था ना, नाइट्रोजन, सोडियम था ना। इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं। ठोस समझते हैं? जो बताया था मैंने, जिसके अणुओं के बीच यानी कि कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है ना। कुछ ठोस होता है, कुछ द्रव होता है पानी की तरह, कुछ गैस होता है जैसे हवा में उड़ता है उसी तरह का। तो इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? ये भी गैस अवस्था में रहता है। सोडियम किस में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन क्या है? ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। बंद कीजिए, पहुँच कीजिए ऊपर वाले से, ऊपर वाला चाहिएगा। कहाँ तक चलिए? हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये भी तत्व है, बताया था मैंने। ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। मैं जितना भी आपको 50 दे रखा हूँ याद करने के लिए, 50 से 50 क्या है? तत्व और शुद्ध पदार्थ है। उसके अलावा भी 118 है, लेकिन मैंने आपको याद कितना करवाया है? 50, ठीक है ना। उसको कंठस्थ याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अभी बता रहा हूँ।
ये तो पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से जिस तरीके से मैं बताया हूँ याद करने के लिए, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? H। ऑक्सीजन का शॉर्ट नेम O। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, हम कंबाइन करेंगे, साथ में डाल लेंगे इसको, तो क्या बनेगा? वो जल। लेकिन इसमें कुछ निश्चित अनुपात होना चाहिए, उसी अनुपात में लेंगे तभी मेरा क्या बनेगा? जल बनेगा। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक तत्व को, यहाँ कितना तत्व अभी लिए हैं? दो ही तत्व लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निश्चित अनुपात में मिलाने पर, किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। इसको निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाएंगे? यदि हम हाइड्रोजन का कण कितना ले लें? 1 ले, ऑक्सीजन का 1 ले, तो जल कभी नहीं बनेगा, पता है ना। देखिए, तो क्या करते हैं हम इसके लिए? हाइड्रोजन का हम 2 लेते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु को लेंगे, और ऑक्सीजन को कितना लेंगे? 1 लेंगे, तभी जाके क्या बनेगा? मेरा जल बनेगा। क्या बनेगा उसके बाद? दोनों के मिलने से जल बनेगा। जल का क्या होगा? H2O। यानी हाइड्रोजन 2 रहेगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलेगा, तब जाके क्या बनेगा? जल बनेगा। जल का 1 कण बनेगा, याद रखना है, जल का 1 कण बनेगा। हाइड्रोजन का 2 कण लेंगे, ऑक्सीजन का 1 कण, कण समझ रहे हैं ना, परमाणु जिसको बोलते हैं, लास्ट लेंगे तो जाके क्या बनेगा? जल का 1 कण बनेगा। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यदि मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लिए 4, ऑक्सीजन ले लिए 1, तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। निश्चित अनुपात यहाँ नहीं है, यहाँ हम ऑक्सीजन 2 लेंगे तभी जाके मेरा क्या बनेगा? जल बनेगा। कैसे बनेगा ये? देखिए, यदि ये 4 रहा या 2 रहा, यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ 2 है, ये कितना हो गया? 1 कण हो गया, H2O हुआ ना। लेकिन कितना कण बन जाएगा? 2 कण बन जाएगा। कितना कण बनेगा? 2 कण। इसका मतलब क्या हुआ? जल के कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया, इसके साथ गुना में रहता है, इसका मतलब ये हुआ 2 गुने H2O, यानी कि H2O का, यानी कि जल का कितना कण बना? 2 कण बना। ठीक है, शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यही रहा, निश्चित अनुपात में रहेगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब वहीं पर चलते हैं, थोड़ा सा मिश्रण को देख लेते हैं। किसको? मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। मिश्रण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था? 2 या 2 से अधिक तत्व को, इसमें क्या क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक तत्व कहिए या पदार्थ कहिए, तत्व भी क्या एक पदार्थ है ना, या फिर कोई भी पदार्थ ले लीजिए, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, क्या बनेगा? अपना मिश्रण बन जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं पानी, नींबू पानी का शरबत कभी पिए आप? नींबू पानी आप उसमें नींबू 1 गिलास पानी में, मान लेते हैं 1 गिलास है, ठीक है, 1 गिलास पानी में आप चाहे तो 1 नींबू निचोड़ लीजिए या फिर 2 नींबू निचोड़ लीजिए, वो आपका शरबत बनेगा ही बनेगा। तो ये शरबत क्या हो गया? आपका मिश्रण हो गया, क्योंकि इसमें कोई निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला दिए। अब यहाँ पर 250 ग्राम पानी था और नींबू कितना मिला रहे हैं? मान के चलिए 1 नींबू में 5 ग्राम, यानी कि 5 ml आपका नींबू क्या निकल, रस निकल रहा है, तो वो भी आपका शरबत बनेगा। यदि 2 नींबू डाल दिए, 10 ml डाल दिए, तो वो भी क्या होगा? शरबत बनेगा। तो क्या हो गया? किसी भी उसका अनुपात से कोई मतलब ये नहीं है, शरबत बनेगा ही बनेगा, चाहे 1 नींबू और ऊपर से डाल दीजिए,
3 नींबू डाल दिए, थोड़ा खट्टे नहीं ज़्यादा होगा, शरबत तो शरबते न कहलाएगा। आया समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ, यौगिक में क्या होता है, किसी भी दो पदार्थ यानी दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तभी वो बनेगा। यौगिक का एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, ठीक है। यौगिक का एक उदाहरण रहेगा आपका। अच्छा बताइए, आप लोगों में से नमक कौन कौन खाए हैं अभी तक? नमक जो जिसे आप सब्जी में डालते हैं, ठीक है। नमक जो बना होता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। किससे किससे? सोडियम और क्लोरीन से। इसका भी निश्चित अनुपात होता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके मन में चल रहा होगा कि सर तो बता दिए कि H को 2 लेंगे, ऑक्सीजन को 1 लेंगे, और H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे तभी जाके जल बनेगा। किसके किसके मन में चल रहा है? सबके मन में चल रहा होगा। हम 2 ही क्यों लिए? क्योंकि ये प्रकृति में इसी तरह से मिलके बना हुआ रहता है। जब इसको प्रैक्टिकल करके देखा गया तो ऐसा ही पाया गया कि उसमें हाइड्रोजन के 2 कण थे, यानी कि 2 परमाणु था, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु था, तभी जाके क्या बना था, जल बना था। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान ऊपर से गॉड गिफ्टेड पानी दे रखा है। उस पानी में कैसे कैसे बनावट थी, उस बनावट का जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उसमें पाया गया कि हाइड्रोजन का 2 तत्व था, यानी 2 परमाणु था, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु था, तब जाके क्या बना था, जल का एक कण बना था, ठीक है। और एक बात बता दूं, जल का जो एक कण बन गया, इसी कण को हम क्या बोलते हैं, अणु। क्या बोलेंगे, अणु। अब इसी एक एक अणु से, यानी कि सबसे लास्ट कण हो गया ये जल का सबसे लास्ट कण। अब क्या करेंगे, इसको इसी को कई बार रिपीट करेंगे तब जाके इतना सारा पानी हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसी कण को, ये भी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सूक्ष्म होता है, दिखेगा नहीं आपको एक कण, लेकिन इसी का मैं करोड़ों कण आपके हाथ में थमा दूं आपके गिलास में, तो उसको आराम से आप पी सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण क्या था अपना, सोडियम और क्लोरीन। जब इन दोनों को मिलाएंगे, इसका बोले थे ना कि प्रकृति में सबका अपना अपना तरीका है। उसको जब अध्ययन किया गया तो उसमें पाया गया कि हाइड्रोजन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तभी जाके जल बनेगा। उसी तरह से सोडियम और क्लोरीन का एक जो अध्ययन किया गया, पाया गया, क्या पाया गया कि सोडियम आपका कितना रहेगा, 1, क्लोरीन भी कितना होना चाहिए, 1, तभी जाके बनेगा एक कण बनेगा। किसका? NaCl का। NaCl मतलब नमक का। एक कण बनेगा, बात समझना है। एक कण का मतलब क्या हुआ, कण को हम क्या बोलते हैं, अणु, ठीक है। कण को क्या बोलेंगे हम, अणु बोलेंगे, ठीक है। उस कण को जैसे देखिए क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा बताऊंगा अभी एडवांस में, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, थोड़ा सा इसको ऐंठ के बोल दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन नहीं बोलता, क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। उसमें क्या था, H2O था, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा नाम में चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। H2O का क्या होता है पता है, H2O का हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है। चलिए ठीक है, वो सब हटाइए बाद में, काट लाइन पैदाश की, चलो ठीक से। NaCl का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से सबका अपना अपना नाम होता है, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम हो गया, और ये कौन सा नाम हुआ, जो हम लोग घरेलू में उपयोग करते हैं उस तरह से नाम हुआ, ठीक है। ये रासायनिक सूत्र वाला नाम हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्या समझ में आया आपको, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। जब किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, मिश्रण। तो देखिए इसमें एक और उदाहरण है, वायु। वायु क्या है, एक मिश्रण है। क्यों?
क्योंकि उसमें देखिएगा कहीं नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन नहीं है, कमी है। जैसे दिल्ली में क्या है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, वायु में क्या है, वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी जहरीले गैसों की मात्रा ज़्यादा है। कहीं अगर आपको कहीं भेजा जाए, शिलोंग भेज दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, मनाली भेज दिया जाए, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा हवा के अंदर, ठीक है ना। आपको पता है हवा में कितना ऑक्सीजन है, हवा में आपका 21% क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कहीं कम कहीं ज़्यादा, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, जहाँ पॉल्यूशन कम रहेगा वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया रहेगा। तो जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया है वहाँ मनुष्य को रहने के लिए अच्छा जगह माना जाता है, ठीक है। तो वायु भी क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो सारे गैस, जो बहुत सारे गैस मिलके बने होते हैं ना वायु, शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी एडवांस क्लास जब चलेगी उसमें आपको अच्छा से पता चल जाएगा। इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है, कुछ पॉल्यूशन वाले भी जहरीले गैस होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या वायु क्या है, मिश्रण है। और क्या है, बारूद, बारूद भी क्या है, मिश्रण है। क्यों, क्योंकि बारूद एक श्वेत फास्फोरस एक लाल फास्फोरस होता है ना, जब तक आप दोनों को मिलाओगे नहीं तब तक वो फटेगा नहीं। जब बम बनाया जाता है तो दो बारूद को मिक्स किया जाता है, वो दोनों बारूद को किसी भी अनुपात में मिक्स कर दो। जरूरी नहीं है कि यदि हम ये आधा केजी लेंगे तो वो भी आधा केजी लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको आधा केजी ले लो, किसी को 1 केजी ले लो, क्या हो जाएगा, उसको मिला के अगर यदि बम बना के अगर किसी के सिर पे पटक दोगे ना फिर भी वो फटेगा। यानी किसी भी अनुपात में मिला दिए फिर भी वो काम कर गया, तो क्या हो गया, वो मिश्रण हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जी, सब्जी आप बनाते हो ना घर पे, तो कैसे बनाते हो, उसमें क्या आप नाप के देते हो क्या, हमको नमक का इतना ही कन चाहिए, अपने मन से कभी 1 चम्मच ज़्यादा चला गया, कभी 1 चम्मच आधा चम्मच कम हो गया, होता है ना, कभी मसाला ज़्यादा हो गया तो कभी कम हो गया, तो वो सब क्या आपका मिश्रण है। लेकिन यौगिक में क्या होता है आपका, बिल्कुल ही निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तभी आपका कोई नया पदार्थ बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, यौगिक मिश्रण, यौगिक समझ लिए आप, मिश्रण समझ लिए, और अणु भी समझ गए। अणु क्या होता है, चलिए अणु के विषय में थोड़ा सा लिखा देता हूँ, नहीं तो आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। अणु क्या होता है, यौगिक का अंतिम कण होता है। क्या होता है, अंतिम कण होता है। मैं पहले बता रखा हूँ, जो भी परिभाषा दे रहा हूँ ये मेरे माइंड का उपजा हुआ वो है, क्या बोलते हैं, इतना पढ़ने के बाद, इतनी गहन पढ़ाई करने के बाद, अध्ययन करने के बाद जो आपको मैं शॉर्ट में बता सकूँ, जो आपको समझ में आ जाए केमिस्ट्री, वो चीज़ यहाँ पे है। इसमें आपको किताबी थोड़ा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत मैच करे, लेकिन मैं अभी आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, तो आपको बस समझना है क्या होता है केमिस्ट्री, क्या होता है अणु, क्या होता है परमाणु। नहीं तो इन्हीं को सुलझाने में ना लोग इंटर पास कर जाते हैं, लेकिन सुलझा नहीं पाता। अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, आवेश क्या है, ठीक है। ये सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यौगिक क्या है, यौगिक का अंतिम कण होता है, कौन होता है, अणु क्या होता है, यौगिक का अंतिम कण होता है। जैसे कोई भी यौगिक ले लेते हैं, अभी तो मैं आपको दो ही चीज़ के विषय लेके चलूँगा। जैसे अभी मैं H2O को बता रहा था, होगा ना, ये क्या हो गया, जैसे कि H2O लिखा रहेगा, ये क्या है, एक अणु है। कितना अणु है, एक अणु है। यदि बोलेंगे 2 अणु लिखना है जल का, तो यहाँ 2 दे देंगे और क्या लिख देंगे फिर H2O। बोलेंगे 10 अणु लिखो जल का, 10 H2O। यदि आपको इतना पानी हाथ में थमा दिया जाए ना, पता चले जाए, पता नहीं चलेगा कि हाथ में पानी है, ठीक है। कम से कम यहाँ पर नहीं कुछ तो करोड़ों, इतना छोटा होता है ये, करोड़ों H2O रहेगा तभी लगेगा कि नहीं मेरे पास पानी है, कुछ है। अरे समझ में, कि इतना छोटा होता है कौन, H2O, यानी कि अणु। इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक अणु बोलेंगे। इसका कितना चाहिए मुझे पीने के लिए, कम से कम करोड़ों चाहिए, सॉरी करोड़ों में पता नहीं चलेगा भाई, संख्यों, महासंख्य होता है ना, संख्यों, संख्यों में चाहिए, कितने में, संख्यों में। बात माइंड में करोड़ों बैठ जाता है ना, करोड़ तो वो छोटा सा होता है क्वांटिटी, इसके जगह पे इतना सूक्ष्म होता है कि इतना चाहिए तभी जाके मेरे पास हाथ में कुछ पानी आएगा,
ठीक है, पीने के लिए। मैं आपको बस एक कल्पना करवा रहा हूँ कि आप सोचेंगे आखिर वो कितना छोटा होता है और कितना लेंगे जो कि मेरे गिलास में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। परमाणु सोचिए, जब इतना लिए तो सोचिए कि इसमें कितना 3 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तब जाके बना है एक अणु। अब जैसे नमक का NaCl है ना, ये भी क्या है, एक अणु है, नहीं है, एक ही अणु है। इसी को रिपीट कर करके हम इतना जब इकट्ठा कर लेंगे तब जाके कितना सा नमक मिलेगा। उस इतना नमक बनाने के लिए नमक का यानी कि NaCl क्या है, नमक है ना, नमक का कितना अणु चाहिए, कम से कम संख्याओं चाहिए ना, होता है इकाई दही सैकड़ा संख महासंख, कम से कम संख्याओं चाहिए, तब जाके क्या मिलेगा हमको, नमक मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, अणु क्या होता है। चलो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब क्या होती है, मोटी मोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा बताते हुए मैं चलता हूँ। मैं पहले बता रखा हूँ, सबको बस मैं टच करके निकाल रहा हूँ, आपको समझते हुए आपके दिमाग को पता होना चाहिए अणु क्या है, परमाणु क्या है, यौगिक क्या है। अब थोड़ा सा मैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया देखिए होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी 2 पदार्थ को मिलाने पर कोई तीसरा पदार्थ, मिलाने का मतलब क्या होता है, मिलाने को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। जब मिलाने का ना होता है, कहते हैं किसी को 2 को मिलाएंगे, की जगह पर हम क्या यूज करेंगे केमिस्ट्री में, अभिक्रिया। ठीक है, जब किसी 2 पदार्थ को हम मिलाएंगे मतलब अभिक्रिया कराएंगे, तो फिर क्या बनेगा, एक तीसरा नया पदार्थ बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पहला जो 2 पदार्थ था, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, 2 तत्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यदि हम उसको अभिक्रिया करा दिए यानी कि मिला दिए, जो तीसरा पदार्थ बनेगा उसका गुण पहले वाले के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा, उसका कोई गुण नहीं रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ, Na क्या होता है, सोडियम, Cl क्या होता है, क्लोरीन। जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। अब देखना है, सोडियम क्या होता है, जहरीला होता है, खाने योग्य ये नहीं होता। क्लोरीन तो महान खतरनाक जहरीला होता है, पता ही है आपको, मच्छर भगाने के लिए ना नाले में डालते हैं, क्लोरिनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, जहरीला होता है। जब इस दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिलाना मतलब अभिक्रिया कराना। क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया। तिर का मतलब क्या है, इस दोनों को मिला के अभिक्रिया करा रहे हैं। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, NaCl बनेगा। आपको पता होगा NaCl को हम खाने में यूज करते हैं, किस में करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्वाद ले लेके। सोचिए, जो पहले जहरीला था यहाँ भी जहरीला था, ठीक है, लेकिन जब उसको, उसका जब पदार्थ जब बनाते हैं उसको हम, कुछ नया पदार्थ बनता है तो उसका यूज कहाँ करते हैं हम, खाने में करते हैं। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब पहले जो इसका गुण था, बाद वाले गुण में क्या है, काफ़ी अंतर है। काफ़ी क्या, बहुत अंतर है, बिल्कुल ही अलग रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। कैसे बनाते हैं, जैसे दूसरा देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, क्या बनेगा, H2O। लेकिन बताए थे और हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 2, तब जाके बनेगा मेरा क्या, H2O। हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील होता है और भयानक ज्वलनशील होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। थोड़ा सा चिंगारी भी मिलेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, जल जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, ये जलने में मदद करता है। आप देखिएगा, कोई मोमबत्ती ले लीजिएगा, उसको किसी चीज़ से ढक दीजिएगा, कुछ देर बाद बुझ जाएगा। क्यों,
कि वो तभी तक जलता रहता है जब तक उस बर्तन के अंदर जिससे ढके हुए हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, तभी तक जलेगा। जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया वो भी क्या होगा, बुझ जाएगा। आप सरस्वती पूजा में देखे होंगे शायद जो बिहार के होंगे, बिहार यूपी के, सरस्वती पूजा में डिबिया जलाया जाता है छोटा सा तेल का, उसके ऊपर जो है ना कढ़ाई ढका जाता है और कढ़ाई को थोड़ा सा फोड़ दिया जाता है क्योंकि बुझे नहीं और साथ साथ उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। ठीक है, यदि उसका थोड़ा सा ऊपर से छेदा नहीं करेगा ना कढ़ाई में, मिट्टी का जो कढ़ाई होता है उसको यदि थोड़ा सा होल नहीं बनाएगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं। जब जलेगा नहीं तो फिर किस चीज़ का पूजा पाठ, उसको जला के रखना है ना। उसका काम क्या था, उसको लंबा टाइम तक जलता रहे। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट जल का क्या काम होता है, कहीं आग लगा हो किसी लकड़ी पे, कहीं पे एक बाल्टी जल लाओ, पानी लाओ, डाल दो, क्या होगा, बुझ जाएगा, नहीं बुझेगा। तो ये क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ अभिक्रिया होता क्या है। पहले क्या था, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन। ये सब बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, बस अभी आपको समझना है इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, इसको बाद क्या बनेगा, सब बताएंगे। लेकिन अभी जितना फास्ट से हम ले जा रहे हैं ना, इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एक ओवरव्यू, उतना बताएंगे तो फिर बात एक ही हो जाएगा। बाद में तो पढ़ना ही है, अभी बस आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से समझना है, इसलिए मैं बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि क्या होता है अभिक्रिया, अब समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया में हम हमेशा जो है ना उसका जो सांकेतिक नाम होता है, जैसे कि मैं 50 का 50 तत्व लिखाया था, उसके आगे मैंने छोटा छोटा सांकेतिक नाम लिखाया था, उस सांकेतिक नाम का मैं इस्तेमाल करूँगा। जैसे हाइड्रोजन को क्या लिखते थे, H, ऑक्सीजन को O, सोडियम को Na, क्लोरीन को Cl। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाइम क्या हुआ, चलिए ठीक है, काफ़ी टाइम। पहले भी चलिए, अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आखिर ये अभिक्रिया कैसे करता है। जैसे कि सोडियम था और क्लोरीन था, वो दोनों क्या हो गया, आपस में मिल गया, नहीं मिला, कंबाइन हो गया, अभिक्रिया कर लिया। अभिक्रिया करके क्या बनाया, नमक बनाया। आखिर वो दोनों अभिक्रिया करता कैसे है, इसको थोड़ा देखना है। ठीक है, ये सेक्शन जो मैं भी बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। एक्चुअली में अभी तक जो भी बताया हूँ ना, शुरू से अभी तक, ये सारा ही सारा कुछ आपका बेसिक है, आधार है। इनको अच्छी तरह से समझे बिना, पढ़े बिना आगे केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर आगे जब समझ में नहीं आएगा तो और टीचर और मेरे में क्या अंतर रहेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए मेहनत कीजिए। तो चलिए देखिए, आपको मैं बताया था, मान लेते हैं इसका बनावट देख लेते हैं सोडियम का। सोडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, याद कीजिए 11, बताए थे ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। शायद याद हो तो मैं बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए देखिए 11 है, 11 का कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। बीच में हम क्या देंगे, अब हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं लिखेंगे, खाली प्लस देंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और यह एक परमाणु का नाभिक है। ये पहला कक्षा बना दिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके अनुसार बना रहे हैं। दूसरा कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8, 2 8 10 हो गया। और ये बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। आ रहा समझ में, 2 और 8 10 1 11, यानी कि किसका ये बनावट है, ये किसका मॉडल है, परमाणु का मॉडल जो होता है सोडियम का है। ठीक है, अब दूसरा बनाता हूँ मैं,
क्लोरीन का, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, प्लस हो गया 1 2 3, ठीक है। इसमें कितना आएगा 2 और इसमें 8, इसमें 7, 8 2 10 7 17 आती है। किसका हो गया क्लोरीन का परमाणु मॉडल हो गया। एक चीज शायद मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम बाहरी कक्षा में 1 और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7। कोई भी तत्व देखिए 118 तत्व है, 118 के 118 तत्व एक दूसरे से विक्रिया नहीं करते हैं। उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, उस तत्व को क्या बोलते हैं अक्रिय गैस बोलते हैं। यानी अक्रिय तत्व अकर के रहता है, हम किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। कुछ करा लीजिएगा ना, आप सोचिएगा कि हम उसका किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करा दें, वो करेगा ही नहीं, बिल्कुल एकदम से अकड़ के रहेगा। हमको करना ही नहीं है, हम तो यहाँ के रंगबाज हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो तत्व कौन होता है जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होगा अक्रिय तत्व होगा, जिसको क्या बोलते हैं अक्रिय गैस। संयोग से जितने भी अक्रिय तत्व हैं वो सारे के सारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था मतलब जो हवा में उड़ता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है अक्रिय गैस। जैसे देखिए पहले 2 आया, दूसरा में 8 2 10 का है। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होता है याद हो तो बताइए, हीलियम 2 लिथियम बेरिलियम 5 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन नियोन 10, ऐसे याद करना है, ठीक है। यानी कि आपका अक्रिय गैस है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन होगा 2 8 10 हो गया। अब इसमें भी मान कितना हो जाएगा 18। 18 किसका होता है याद हो तो बता दीजिए, आर्गन का होता है ना। कैसे, जब भी याद करना हो तो बिल्कुल, अगर नहीं अभी आप नए हैं ना, डायरेक्ट नहीं याद हो सकता कि आर्गन का 18 होता है। करना है हाइड्रोजन 1 लिथियम 3 बेरिलियम 4। अब शुरू से याद ना करके है तो सोडियम से याद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बोले थे ना 5 5 का ग्रुप लेने के लिए। सोडियम का क्या होता है 11 11 12 एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14 क्लोरीन 17 18, ठीक है। तो इनका क्या होता है कैसे रिकॉल करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। 18 ये सारे किए अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब अकर के चलता है, ठीक है ना। अकर के चलता है मतलब ये है आपको समझना है कि के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यह अभिक्रिया, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बिल्कुल ही शांत हो रहता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसका रखना, जैसे आप देख लीजिए इसके कहाँ गया, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था 1 इलेक्ट्रॉन था। किसके बाहरी कक्षा में सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था 1 इलेक्ट्रॉन। ये कितना चाहेगा मेरे पास हो बाहरी कक्षा में 8, जिसके पास 8 रहेगा वो क्या चलेगा अकड़ के चलेगा, यानी कि अक्रिय हो जाएगा, यानी कि फिर उससे बड़ा रंगबाज कोई धरती पे है ही नहीं। इसलिए सभी तत्व चाहता है, साइंस का एक नियम है, सभी तत्व चाहता है कि मेरी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 को भूलिएगा नहीं, बस इतना बात को याद रखना है, ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में कितना है 1 है। इसके पास बाहरी कक्षा में 8 कैसे आएगा, यदि किसी के पास पहले 1 है तो 8 कैसे पूरा होगा। जब ये किसी से 7 ले लेगा तो कितना हो जाएगा 8, या फिर ये किसी को 1 दे देगा तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा 8। 2 ही कंडीशन हो सकता है, बात को समझना है। किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि वो क्या बोलते हैं उसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना हो बाहरी कक्षा में, तो क्या करेगा, या तो किसी से 7 लेगा या फिर अपना 1 किसी को दे देगा, तो 8 बचेगा ना जी। 2 8
10, 8 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्लोरीन के केस में, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये क्या करेगा, किसी से 1 लेगा या फिर 7 दे देगा। यदि 7 दे देगा तो फिर भी इसके पास कितना बचेगा, 2 और 8, नहीं बचेगा 8। और 7 अगर यदि किसी को दे दिया तो कितना बचेगा, 2 और 8। तो ये भी क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा, यानी कि अक्रिय हो जाएगा। या फिर ये किसी से कितना लेगा, 1 लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये अक्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, सोडियम है ना, सोडियम और क्लोरीन, क्यों एक ही एक की जरूरत थी। जब हम नमक बनाए थे सोडियम 1 चाहिए था, सोडियम का 1 तत्व और क्लोरीन का 1 तत्व, तब जाके बना था क्या, नमक का 1 अणु बना था ना। देखिए हुआ क्या, इस बेचारे को क्या करना है, सबको चाहिए, सबको स्थिर होना है, सब चाहता है कि मैं स्थिर हो जाऊं, सभी चाहता है ना, नहीं चाहता है। मान के चलिए एक समय आता है कि लड़का लड़की लोग का एक समय आता है कि वो स्थिर होना चाहता है। कब स्थिर होगा, शादी ब्याह करके। जब धरती पे आ जाए तो शादी ब्याह करने हैं, नहीं करेगा, बिना शादी ब्याह किए करेगा ही करेगा। उसी तरह से ये दोनों है, ये दोनों क्या करेगा, शादी ब्याह करेगा ही करेगा। तो कैसे करेगा ये दोनों शादी ब्याह, शादी और ब्याह दोनों एक ही चीज होता है। देखिए इसको कितना चाहिए बाहरी कक्षा के लिए, ये 7 मान के चलिए आपका, ये दोनों को मिलाना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को चिपकाना चाहते हैं। तो क्या करेगा, ये 7 इसको देगा, या फिर ये 1 इनसे, यही हो सकता है ना, ये 7 क्या करेगा, इसको दे दे, नहीं तो फिर इनसे ये 1 ले ले, तो इसकी बात बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इनसे 7 लेगा, ये इनसे क्या करेगा, 7 ले लेगा, नहीं लेगा, या फिर 1 इसको दे देगा। अब बताइए, एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, दोनों गए कहाँ, बाजार। एक सामान देखा मैंने, 80 रुपये का था। दोनों का हाल जो अभी से मेरा हाल 15 साल पहले था ना, वही हाल अभी है। मान लेते हैं मेरे और मेरे दोस्त का 80 रुपये का सामान है, ठीक है, मेरे पास पैसा कितना है, 10 रुपया, मेरे दोस्त के पास कितना है, 70 रुपया। ठीक है, यदि उस सामान को लेना हो तो कौन लेने का, मनुष्य तो दोनों को मिला के ले सकते हैं, ऐसे तो नहीं ले सकते हैं, किसी को तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कौन लेगा सामान, मैं ले सकता हूँ या मेरा दोस्त ले सकता है, दोनों को पसंद है बराबर, तो मेरा दोस्त ले सकता है। मेरा दोस्त बोलेगा, है मर्दे, मेरे पास तो 70 रुपये थे, मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपये हमको दे दो ना। अरे समझ में, तो 10 रुपये हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे, ले भाई तू ही खरीद ले। यदि मेरे पास 70 रहता, उसके पास 10 रहता, बोलते कि नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं ही खरीदूंगा, मेरे को पसंद आया है। अरे समझ में, वही चीज़ यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, कितना यहाँ पर, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 वाला में क्या करेगा, 1 इससे ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहर में, नहीं हुआ। और जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन उड़ गया, उड़ के कहाँ चला गया, इसमें चला आया, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। ये भी खुश, वो भी खुश, क्यों खुश, सब क्या चाहता है, सारे तत्व चाहता है कि मैं स्थिर हो जाऊं। स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे समझ में, चलिए ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब एक टॉपिक रह गया, जो कि मैं आपको बताया था ना, 4 से 5 क्लास में पूरा ओवरव्यू केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। तो ये मान लीजिए कि ये आपका अब ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट, यानी कि आपका लास्ट वो है, क्या बोलते हैं, लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा लगेगा ये थोड़ा सा बलगर टाइप का, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही आपको पूरी केमिस्ट्री में काम देता रहेगा आगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी मैंने क्या देखा, NaCl देखा, नहीं देखा। अब मान लेते हैं Cl अभी नहीं है, खाली Na है। कितना है, क्या है आपके पास, Na है। Na का परमाणु मॉडल तैयार करते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8, इसमें 1। यदि मान लेते हैं हम, एक बात याद रखना है,
जिसके बाहरी कक्षा में बताया था ना, दो दोस्तों वाला सिस्टम, देखना क्या करना है हमको। कितना चाहिए? 8। क्या स्थिर होने के लिए सारे जितना भी तत्व है सारे के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 या 5 या 6 या 7 या 8 होगा। जिसके बाहरी कक्षा में 8 रहेगा वो क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा, यानी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। जिसके बाहरी कक्षा में ये रहेगा 1 2 3 रहेगा, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। ध्यान रहेगा, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा वो क्या करेगा? देगा। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहेगा वो क्या करेगा? लेगा। अब बताइए, जिसके बाहरी कक्षा में 5 रहेगा वो कितना लेगा? 3 लेगा। जिसके बाहरी कक्षा में 6 लेगा वो कितना लेगा? 2 लेगा। जिसके बाहरी कक्षा में 7 रहेगा वो कितना लेगा? 1 लेगा। तो उसके बाहरी कक्षा में कितना बन जाएगा? टोटल 8। ये भी किसी को अगर 1 दे देता है तो उसकी जो नीचे वाला जो कक्षा होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 8। ये भी स्थिर हो गया। ये क्या है? 2 है, नहीं है। ये भी किसी को 2 दे देगा तो इसके नीचे वाले कक्षा में कितना बचा होगा? 8। तो वो भी क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। यानी कि आराम से जो होना चाहिए अपना केमिस्ट्री का जो रूल है वो कहता है कि 8 होना चाहिए बाहरी कक्षा में, तो वो पूरा हो जाएगा। यहाँ बाहरी कक्षा में कितना है? 3 है। ये किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा? अपना स्थिर हो जाएगा। ये जो 4 होता है वो ना किसी को देता है ना किसी से लेता है, बड़ा ढीठ होता है। ठीक है, ढीठ मतलब थोड़ा सा नहीं होता है अकड़ू टाइप का, ना किसी से लेगा ना किसी से देगा। ये क्या करता है? साझा करता है। ठीक है, क्या करता है ये? साझा। साझा क्या होता है? नहीं होता है। जब डिटेल से चलेंगे ना तो फिर बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। किसी को तब तक देगा जब तक वो भी उसको देगा ना तो वो साझा कर लेता है कुछ देर के लिए, तभी वो चिपका रहता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। और एक बात और याद रख यहीं पर रख लीजिए थोड़ा सा, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है? धातु कहलाता है। धातु किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का आवाज़ पाया जाता है, ठन ठन की आवाज़। किसमें पाया जाता है? धातु में। ठीक है, और जो जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहता है वो क्या कहलाता है? ओ धातु। ओ धातु कैसा होता है? जिसमें कि विशेष प्रकार का आवाज़ नहीं पाया जाता है। जो ठन ठन की आवाज़ नहीं थी लोहा में, उस तरह की आवाज़ धातु में नहीं पाया जाता है। और क्या होता है धातु में? ये भंगुर होता है, जैसे थोड़ा सा ठोकिएगा ना चुरा जाएगा। लेकिन जो धातु होता है मजबूत होता है। सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना? बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अभी जो बता रहा हूँ उसको मोटे तौर पे याद रख लेना है। और बीच वाला क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक है, ना तो ये धातु होता है ना वो धातु होता है। ये क्या होता है? उपधातु। और ये क्या होता है? अक्रिय होता है। इसका नेचर है, यदि कोई ऐसा आपको तत्व मिल जाए जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, उसको क्या बोलेंगे? वो धातु प्रकृति की है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे? उपधातु। जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ओ धातु। सारा कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, शायद ये समझ में भी आ रहा होगा और समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू क्लास। ठीक है ना? तो मैं कहाँ था? सोडियम पे था। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो ये क्या करेगा? किसी को देगा। बताया था ना, देगा। यदि मान के चलिए किसी को दे दिया ना, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 2 10। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन है 11। सोडियम है। सोडियम का मैंने बताया था कि सोडियम का जो एक परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। और प्रोटॉन कितना होता है? 11। बताया था ना कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जब वो बराबर होता है तो जब यहाँ पर एक तो चला गया, कहाँ चला गया? उड़ के किसी और के पास नहीं चला गया। अब इसके पास कितना बचा? 10 और इसके पास 11।
प्रोटॉन कितना बचा 11, इलेक्ट्रॉन कितना बचा 10। एक प्रोटॉन क्या हो गया ज़्यादा हो गया। जब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। बताए थे ना, इससे पहले कक्षा में आप देखे होंगे। इसका मतलब है अब जो ये परमाणु होगा, जो नहीं होता ठोस टाइप का जो भी होगा, इस पे जो है ना धन आवेश आ जाएगा। धन मतलब प्लस आ जाएगा। इसका गुण क्या है, यदि हम इसको कहीं बाहर रखेंगे ऐसे ऐसे करने के बाद वही होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन कुछ इससे उससे निकल गया, ऐसे कुछ ऐसा होता है इसमें। उसी तरह से इस पर आवेश आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। आया समझ में। इसी को क्या बोलते हैं, धन आयन। क्या बोलते हैं, आप अपने जो है ना, आपको यदि समझ में लग रहा होगा ना कि ये सब हल्का है, अभी आप समझ रहे हैं इसलिए हल्का लग रहा है। आप एक बार जो है ना अपने बगल वाले कोई स्टूडेंट जो कि मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा हो, क्लास नहीं देखा हो और आपके साथ पढ़ा हो, पूछ के देखिएगा कि धन आयन क्या होता है। कोई बता दे तो मैं मान लूँगा कि वो बच्चा के अंदर टैलेंट है। उसको जो पढ़ाया होगा ना, एक अच्छे ने, बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ाए होंगे, तभी वो समझा होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अभी भी कि कम से कम बोलो थे ना 1000 में 95 स्टूडेंट, 995 स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। इसलिए आप इसको समझ रहे हैं, हल्का लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन तभी तक हल्का रहेगा जब तक कि आप इसको पढ़ रहे हैं। जैसे आप रिवीजन छोड़ दीजिएगा, यदि रिवीजन करना बंद कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए मिस्टेक से भी रिवीजन नहीं छोड़िएगा, डेली इसको देखना है कंटिन्यू 10 दिन तक। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज़ ही ऐसा है, समझना तो बहुत ईजी है यदि कोई अच्छी तरह से समझा दे तो, लेकिन उसके बाद उसको दिमाग में बैठाने के लिए 10 दिन रिवीजन करना ही करना है, कंटिन्यू डेली शुरू से। मैं बहुत लंबा क्लास खींच रहा हूँ जो जानबूझ के, भाषण में ज़्यादा देता हूँ, अभी पढ़ा कम रहा हूँ। क्यों, मुझे पता है आप लोग उद्दंड हैं, आप रिवीजन नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, इसलिए रिवीजन करना है बाबू। ठीक है, क्या हो गया, इस पर धन आयन हो गया क्योंकि किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 बचा, पहले से 11 था। अब देखिए जब ये नहीं दिया था इस पर कितना इलेक्ट्रॉन था, 11। प्रोटॉन क्या था, 11। इस पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। इन पे, इस पर ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं था। परमाणु पे ऐसे कोई आवेश नहीं रहता नॉर्मल वे में, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कौन सा आवेश हो जाएगा, धन आवेश। एक चीज़ में और था जो कि आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो बता देता हूँ मैं भी, लगता है कि यहाँ ज़रूरी है बताना। ये था कि जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना, उतना ही प्रोटॉन पे आवेश भी होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट प्रकृति की होती है। यानी अपोजिट मतलब विपरीत प्रकृति की होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस में होता है और प्रोटॉन पे प्लस में होता है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब पावर यानी कि मान, क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। आवेश को किससे मापते हैं पता है, बताए थे ना, आवेश को कूलाम से। उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसका एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में। और 1 प्रोटॉन पे कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसमें क्या होता है, प्लस होता है। किस में प्लस होता है, प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है, लेकिन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जबकि आपको पता ही है कोई भी परमाणु होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। परिमाण भी क्या है, बराबर है, लेकिन क्या है, इसका प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यानी कि इस पर कोई आवेश हमको नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही कभी तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, सेंटर में होता है, वो बीचे में रहेगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, निकलेगा कौन, जो बाहर में होता है। सबसे इजी होता है सबसे बाहरी कक्षा का निकालना, उसके अंदर का निकालना और टफ होता है। और इसको निकालना तो और भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा, प्रोटॉन को निकालना तो और भी ज़्यादा टफ होगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए कौन निकलता है सबसे पहले, बाहर का इलेक्ट्रॉन। एक अगर निकल गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धन आयन हो जाएगा। क्यों धन आयन होगा, कि एक प्रोटॉन बढ़ गया और आपका इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक। ठीक है,
यहाँ तक शायद आप समझ रहे होंगे। उतारना हो तो पॉज करके उतार सकते हैं इसको, ठीक है, कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट उदाहरण देता हूँ आपको। कौन सा उदाहरण दूंगा? लास्ट उदाहरण किसका देता हूँ मैं? क्लोरीन का। मान लीजिए ये क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या होता है? परमाणु संख्या 17, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 17। ये क्या हुआ? नाभिक। इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला में 2, दूसरा तीसरा। पहला में 2, दूसरा में 8, उसके बाद 18। लेकिन 2, 8, 10, तो वो कितना चाहिए इसमें? 7 ही चाहिए, नहीं चाहिए? ये क्या करेगी? किसी बताया था ना, जिसके अंदर 5, 6, 7 रहेगा वो क्या करेगा? किसी से लेगा, देगा नहीं। तो ये कितना चाहिए इसको? 1। जब क्लोरीन 1 किसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? जोड़िए तो, 8, 2, 10, 17, 1, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नहीं होगा? जब किसी के बाहर में टोटल कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अंदर कितना प्रोटॉन था? 17 था। क्योंकि क्लोरीन है ना, क्लोरीन के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 17 इलेक्ट्रॉन। एक तो बाहर से मंगवाए हैं ना संतुलित करने के लिए, तो इसमें कितना है आपका? 17 ही प्रोटॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज़्यादा हो गया, पता है ना इसमें प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन लिख देता हूँ भाई, 17। यही होगा ना। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 लेने के बाद किसी से अपने को स्थायी बनाने के लिए जो लिया था, 18 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, 1 ज़्यादा हो गया। इस पे क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है, नहीं होता है? तो इस पे क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? ऋणायन। यानी कि क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो गया, इसको ऊपर में लिखते हैं। उसमें कैसे लिखते थे? जैसे सोडियम है ना, इसको प्लस लिखते हैं। क्या? धनायन हो गया ये, धनायन। इसको क्या लिखेंगे? ऋणायन। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स था जिसको कि मैंने कवर कर रखा हूँ, मैंने कवर कर लिया। अब चलिए देखते हैं, अब आगे जो कल से पढ़ाएंगे आपको हम बुक वाइज चलेंगे। मैं आपको बुक दिखा दिया था पहले भी, और मैं कल भी आपको दिखा दूंगा कौन से बुक से पढ़ना है, ठीक है? भारतीय भवन का बुक है, उसको बेस लेके चलेंगे। उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हुए, और आपको नोट भी मैं प्रोवाइड करता जाऊँगा साथ में, ठीक है? क्योंकि बुक क्या होती है? बहुत सारे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। अब उसको पढ़िएगा तो कितना बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें से इम्पोर्टेंट निकालना है, जो कि हकीकत में जो कि आपके दिमाग में बैठाने लायक चीज़ हो, उसको मैं निकाल के आपको नोट्स में और आपको अच्छी तरह से उसको समझाते हुए चलूँगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ओके भाई।